जय सिया राम साथियों, हनुमान जी आईएएस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए साथियों, आज हम लोग सौरमंडल को एक बार फिर पढ़ने जा रहे हैं। यह सौरमंडल का दूसरा लेक्चर होगा और आज हम लोग सूर्य को पढ़ेंगे। ठीक, तो क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक शेयर करते चलिए आप लोग। और आज हम लोग सूर्य को पढ़ेंगे, ऐसे इसी क्रम में आगे चलकर हम लोग बुध को पढ़ेंगे, फिर शुक्र को, पृथ्वी के, ऐसे होते होते सारे पूरे सौरमंडल को हम लोग डिटेल में कवर कर लेंगे। ठीक, तो क्लास को चालू किया जाए। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि सौरमंडल की स्थिति कहाँ है। तो आप लोगों को गैलेक्सी पता होगा, गैलेक्सी, ये रही गैलेक्सी। गैलेक्सी के जो मध्य वाली भुजा है, यहां वाली भुजा है, बीच वाला कंडीशन जो है, वहीं पे हमारा सौरमंडल सूर्य सहित स्थित है। और ये जो बीच वाला हिस्सा है, इसे बल्ज कहा जाता है आकाशगंगा का। यहीं पे बीच में ब्लैक होल भी होता है। इसी बल्ज का चक्कर काटता है सूर्य पूरे सौरमंडल को ले देकर। 25 करोड़ वर्षों में एक चक्कर काटता है भाई, और 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से सूर्य पूरे सौरमंडल को लेकर, 8 ग्रहों को और सबको ले देकर बल्ज का चक्कर काटता है 25 करोड़ वर्षों में 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से। ठीक, अब ये जो सूर्य है उसको मैं यहां से निकाल ले रहा हूं और यहां रख दे रहा हूं, यहां रख दे रहा हूं सूर्य को। ठीक, ये सूर्य मान लीजिए, ये सूर्य है। अब हम लोग इसी सूर्य की कहानी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सूर्य बना कैसे, तो सूर्य के बनने की एक छोटी सी कहानी है, उसको देख लीजिए। कौन सी कहानी भाई? पहली कहानी है मेघ तारा की। मेघ तारा की, मेघ तारा क्या है भाई? जब इस गैलेक्सी में साथियों हाइड्रोजन और हीलियम के बादल बनने लगे, हाइड्रोजन और हीलियम के बादल संकुचित होने लगे, बनने लगे, जब बादल बड़ी मात्रा में इकट्ठा करने लगे, तो उसे क्या कहा जाता है? मेघ तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेघ तारा कहा जाता है। और यही बादल जब संकुचित होने लगे, यही बादल जब संकुचित होने लगे, इकट्ठा होने लगे, और करीब करीब इस बादल के इन गैसों के अणु करीब करीब होने लगे, तो उसे क्या कह दिया गया? उसे कह दिया गया आदि तारा। उसे क्या कह दिया गया? आदि तारा, आदि तारा। तो मेघ तारा तो सिंपल सा है कि हाइड्रोजन और हीलियम के बादल इकट्ठा हुए तो मेघ तारा कह दिया गया। आदि तारा किसे कहा गया? जब यही बादल गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण और अधिक संकुचित होने लगे और करीब करीब होने लगे इनके अणु, इन गैसों के अणु, तो उसे आदि तारा कहा गया। आदि तारा को भ्रूण तारा भी कहा जाता है, और ये मेघ तारा को स्टेलर नेबुला भी कहा जाता है। यही आदि तारा साथियों जब और अधिक संकुचित होने लगता है, इतना अधिक संकुचित होने लगता है कि इसके जो गैस के परमाणु होते हैं उनके आपस की टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। भाई एकदम करीब करीब हो जाएंगे, जब एकदम करीब करीब हो जाएंगे तो इनके जो परमाणु हैं आपस में बहुत तेजी के साथ टक्कर करेंगे, और जब टक्कर करेंगे तो ऊर्जा तो निकलेगी ही, ऊर्जा निकलेगी ही। तो जब ऊर्जा निकलेगी तो तापमान में बढ़ोतरी होगी। तो इसी कारण से जब इनके अणुओं, जब परमाणुओं की टक्कर बढ़ती है, तापमान में वृद्धि हो जाती है, तो साथियों ऊर्जा इतनी अधिक हो जाती है, इतनी अधिक हो जाती है कि यहां सारी चीजें प्लाज्मा अवस्था में पाई जाती हैं। इतने परमाणु तेजी से टक्कर करते हैं, धीरे धीरे नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होने लगती है और हाइड्रोजन के परमाणु हीलियम के परमाणु में बदलने लगते हैं, जिससे अपार मात्रा में ऊर्जा निकलने लगती है। कहां पे सारी घटनाएं हो रही हैं? तो ये घटना इस सूर्य के बीच में हो रही है। कहां?
कहाँ हो रही है? मान के चलिए मैं 3 लेयर बना दे रहा हूं। ये सूर्य है, 3 लेयर क्यों बना रहा हूं ये बताऊंगा। ये कोर है, ये कोर है। यहां ये सारी घटना हो रही है जब सूर्य पहली बार बना। सूर्य पहली बार बना मतलब उस समय तो बना ही था। अभी इनको इन 2 लेयरों को छोड़े रहिए, सिर्फ पूरे सूर्य को देखिए। सूर्य जब बन रहा था, बनने की कहानी बता रहा हूं, तो ऊर्जा निकली। इसी कारण से ऊर्जा निकलने की प्रक्रिया में सूर्य से जब काफी ज्यादा ऊर्जा निकलने लगी तो इस स्थिति को क्या कहा गया? तारा कहा गया। आदि तारा क्या था? आदि तारा सिर्फ गैसों के जो संकुचित बादल जो बादल थे वह संकुचित होने लगे, एकदम करीब करीब होने लगे, बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण करीब हो गए तो आदि तारा। और जब उसमें आग लग गया, सीधा सीधा कहिए आग लग गया, जब उसमें प्रकाश होने लगा, जब उसमें काफी ऊर्जा निकलने लगी, तब उसे तारा कहा गया। किसे तारा कहा गया? तो ये तीसरा, पहला मेघ तारा, दूसरा आता है अब तारा बना। जब ऊर्जा निकलने लगी तब तारा बना। तो तारों का प्रोसेस क्या है? यही प्रोसेस है तारा बनने का। तारा बन गया। अब हम लोग इसी तारे को देखेंगे कि आखिर तारा जो सूर्य है, सूर्य को ही हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि बाकी तारों की कहानी तो लंबी चौड़ी है। और बाकी एक भाई समुद्र को यदि पूरा जानना है तो समुद्र के एक बुद्ध को टेस्ट कर लीजिए तो समुद्र का स्वाद कैसा है पता लग जाएगा। तो एक तारे को पढ़ लीजिए, ब्रह्मांड में जितने तारे हैं सबके बारे में आपको पता लग जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग सूर्य को पढ़ेंगे। सूर्य साथियों 2 खंडों में बटा हुआ है, मोटी मोटा। जिस प्रकार पृथ्वी 2 खंडों में बटा हुआ है, पृथ्वी से के धरातल से नीचे तक पृथ्वी का आंतरिक माना जाता है, आंतरिक हिस्सा माना जाता है, और धरातल के ऊपर पृथ्वी का बाहरी हिस्सा माना जाता है। उसी प्रकार सूर्य भी धरातल से लेकर सूर्य के नीचे तक, केंद्र तक सूर्य का आंतरिक हिस्सा माना जाता है, और धरातल से ऊपर सूर्य का बाहरी हिस्सा माना जाता है। तो जो धरातल से नीचे वाला एरिया है, पहले हम लोग उसको देख रहे हैं। तो धरातल का ये पूरा सूर्य है, सूर्य के धरातल तक ये सूर्य का धरातल है। अभी हम देखेंगे कि धरातल क्यों है। पहला हिस्सा है सूर्य का कोर, ये सबसे बीच वाला हिस्सा है। इसी में साथियों नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया यही में होती है, और इसी का तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। इसका जो व्यास है, टोटल जो सूर्य का व्यास है साथियों, वह 13,84,000 किलोमीटर है। टोटल व्यास सूर्य का, पूरा सूर्य का। इस 13,84,000 में से जो कोर का व्यास है वह है 3,48,000 किलोमीटर। कोर का व्यास है जहां नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो रहा है। ठीक, दूसरा जो एरिया है वह है विकिरण मेखला। इसे क्या कहा जाता है? विकिरण मेखला। मेखला लगा लीजिएगा। विकिरण मेखला दूसरा वाला पार्ट है। इस दूसरे की जो चौड़ाई है वह कितना है? तो 3,82,000 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है विकिरण मेखला की। कितनी है? 3,82,000 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है 13,84,000 में से। और इसी विकिरण मेखला से जो सूर्य से ऊर्जा निकलती है वह इसी विकिरण मेखला से होते हुए बाहर की ओर आगे बढ़ती है। फोटान किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें जो निकलती हैं वह इसी विकिरण मेखला से होते हुए बाहर निकलती है। भाई जब बीच वाला एरिया है तो इससे तो होकर निकलेगा ही, सिंपल सी बात है। ठीक, तीसरा जो भाग है वह है संवहनी मेखला का। संवहनी मेखला जो है साथियों, यह कोशिकाओं से बना हुआ है।
अंदर की तरफ कोशिकाएं थोड़ी दूर दूर हैं, थोड़ी दूर दूर हैं, थोड़ी दूर, अंदर की तरफ थोड़ी नजदीक नजदीक है, बाहर की ओर थोड़ी दूर दूर है। ठीक, बाहर की ओर कैसी है? थोड़ी दूर दूर है। इसकी जो चौड़ाई है इस संवहनी मेखला की 1,39,000 किलोमीटर है। इस संवहनी मेखला की जो चौड़ाई है 1,39,000 किलोमीटर की है। ठीक, इसके बाद की कहानी रोचक है, क्योंकि यहां तक तो कहानी सिंपल थी, कहानी इसके बाद की रोचक है। ये तो पूरा पृथ्वी का आंतरिक भाग हो गया। अभी जो संवहनी मेखला है इसी का जो ये वाला एरिया है, ये वाला पार्ट है, मतलब संवहनी मेखला का सबसे ऊपरी एरिया यही सूर्य का धरातल है। संवहनी मेखला जहां पे खत्म हो रहा है वहीं धरातल है सूर्य का। जैसे क्रस्ट ही पृथ्वी का धरातल है, उसी प्रकार संवहनी मेखला का सबसे ऊपरी एरिया सूर्य का धरातल माना जाता है। और यहीं से साथियों 3 भाग और सूर्य को बांट दिया गया है। 3 भाग और बटा हुआ है सूर्य। कौन कौन? तो ये जो वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, मैं इसको थोड़ा मोटा कर दे रहा हूं। ये वाला एरिया जो है इसको साथियों प्रकाश मंडल कह दिया गया है। ये इतना मैं मोटा बना दे रहा हूं सूर्य के धरातल को। ठीक, ये क्या है? प्रकाश मंडल है। प्रकाश मंडल है। क्या है? यह प्रकाश मंडल है, फोटोस्फीयर है। ये प्रकाश मंडल जो है साथियों यह पृथ्वी सूर्य का धरातल है। क्या है? यही सूर्य का धरातल है। और ये प्रकाश मंडल जो है इसी में सौर कलंक की घटना घटती है। सौर कलंक क्या है भाई? नया चीज है क्या? आगे यहां मैं लिखा हूं सौर कलंक। सौर कलंक कहां हो रहा? सौर कलंक की घटना कहां घट रही है? प्रकाश मंडल में। सौर कलंक का मतलब होता है कुछ छोटे छोटे काले काले धब्बे, ऐसे काले काले धब्बे इसमें पड़ जाते हैं। ये जब धब्बे होना शुरू होंगे तो 11.1 वर्ष तक अपने चरम पे होंगे। 11.1 वर्ष के बाद ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। मतलब 11.1 वर्षों का इनका समय अंतराल है। ये जो काले धब्बे हैं जिन्हें सौर कलंक कहा जाता है, इनका जो काफी बड़े होते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे भले हैं लेकिन काफी बड़े होते हैं। अब ये जो सौर कलंक, मान लीजिए मैं एक सौर कलंक बना दे रहा हूं उदाहरण के रूप में। अब ये जो प्रकाश मंडल है इसका तापमान जो है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। पूरे प्रकाश मंडल का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जो ये सौर कलंक है इसका तापमान 1500 डिग्री से 4000 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है सौर कलंक का। मतलब ये जो प्रकाश मंडल का इसके अगल बगल वाला जो एरिया है ये सिर्फ इस अगल बगल वाले एरिया से थोड़ा कम तापमान है इसमें, सौर कलंक में। और ये जो सौर कलंक है इसका जो बीच वाला एरिया है इसका तापमान लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, बीच वाला एरिया का। ठीक, बीच वाले एरिया का तापमान थोड़ा कम होता है। इस बीच वाले एरिया के जिसका तापमान थोड़ा कम होता है उसको साथियों कहा जाता है अम्बरा। उसको क्या कहा जाता है? अम्बरा। अम्बरा कहा जाता है, अम्बरा। ठीक, किसको कहा जाता है? बीच वाले एरिया को जहां ज्यादा काला है, जहां तापमान थोड़ा कम है, 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। और जैसे जैसे आप बाहर की ओर निकलेंगे, जैसे जैसे आप बाहर की ओर निकलेंगे तो तापमान थोड़ा ज्यादा होता जाएगा, क्योंकि प्रकाश मंडल में तो 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो उसके प्रभाव में बाहर जैसे जैसे जाएंगे, इस सौर कलंक के बाहर जब निकलेंगे तो भाई प्रकाश मंडल का प्रभाव है ना, तो थोड़ा तापमान कम होता जाएगा। तो जब बाहर निकलेंगे तो बाहर वाले एरिया में सौर कलंक के थोड़ा तापमान
अधिक होता चला जाता है और 4000 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। तो ये थोड़ा कम काला होता है भाई, बीच में काला अधिक होगा, बाहर जैसे जैसे सौर कलंक के निकलेंगे काला कम हो जाएगा क्योंकि प्रकाश मंडल का प्रभाव पड़ेगा। तो इस बाहर वाले एरिया को जो कम काला है उसे पेनम्बरा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? पेनम्बरा कहा जाता है। ये थोड़ा चेक कर लीजिएगा कि अम्बरा अंदर वाले को कहा जाता है कि बाहर वाले को कहा जाता है। मतलब मैंने सही लिखा है लेकिन थोड़ा चेक कर लीजिएगा, ठीक। तो अम्बरा पेनम्बरा मतलब कुछ नहीं है, बस अंदर वाले एरिया को अम्बरा और बाहर वाले एरिया को पेनम्बरा कहा जाता है, ठीक। ये कहां घटना घट रही है? ये फोटोस्फीयर यानी कि प्रकाश मंडल में घटना घट रही है। इसी में घटना और घटती है साथियों, इसी प्रकाश मंडल में ही जब कोर से ऊर्जा निकलती है, कोर से जब प्रकाश चलता है बाहर की ओर सूर्य के, तो इस प्रकाश में कई रंग होते हैं। उन कई रंगों में से कुछ रंगों को यह प्रकाश मंडल अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है। तो जहां उन रंगों को यह सोख लेता है प्रकाश मंडल में, वहां काली रेखाएं पड़ जाती हैं। उन काली रेखाओं को फ्रानहाफर कहा जाता है। क्या? फ्रानहाफर कहा जाता है। ये एग्जामों में आए हुए हैं, सब ध्यान दीजिएगा। तो दो घटना घट रही है प्रकाश मंडल में, फ्रानहाफर वाली और अम्बरा पेनम्बरा वाली और सौर कलंक में ही मान लीजिए दोनों है, ठीक। ये प्रकाश मंडल की कहानी है। प्रकाश मंडल के बाद ये दूसरा परत आता है। ये धरातल के ऊपर की बात की जा रही है, सूर्य के आंतरिक भाग की नहीं, सूर्य के बाहरी भाग की। ये सूर्य के बाहरी भाग में आता है प्रकाश मंडल। अब इसके बाद एक और लेयर है इसका, जिसका नाम है वर्णमंडल। क्या नाम है इसका? वर्णमंडल। ये क्या है वर्णमंडल? तो वर्णमंडल की जो चौड़ाई है वह लगभग 2000 से 3000 किलोमीटर के आसपास है, वर्णमंडल की लंबाई, ठीक। ये चौड़ाई वर्णमंडल में साथियों, वर्णमंडल की जो प्रकाश मंडल है ना, ये प्रकाश मंडल का विस्तार वर्णमंडल तक भी है। और वर्णमंडल जो है यह सूर्य का वायुमंडल है। क्या है? सूर्य का वायुमंडल है। वायुमंडल का मतलब वातावरण है सूर्य का, क्योंकि धरातल तो फोटोस्फीयर ही था, प्रकाश मंडल ही था। अब सूर्य का यह बाहरी एरिया है, तो यह सूर्य का वायुमंडल है, वर्णमंडल। और ये जो प्रकाश मंडल है यह वर्णमंडल तक भी फैला हुआ है, क्योंकि यार कोई बॉर्डर नहीं है, गैस है ना, फैला हुआ है, कुछ दूरी तक फैला हुआ, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर चला जाता है। तो इसकी कोई क्लियर बाउंड्री नहीं है, बस मोटा आंकड़ा है कि भाई ये 6 लेयर में सूर्य पूरा बटा हुआ है, ठीक। तो वर्णमंडल जो है साथियों, वर्णमंडल में कुछ गैसों के प्रवाह उड़ते रहते हैं, गैसों के भयानक प्रवाह उड़ते हैं, जिन्हें स्पीक्यूल कहा जाता है। ये जो गैसों के प्रवाह हैं, अब एक लेयर और है, पहले एक लेयर और जान लीजिए, ये एक लेयर और है, मैं इस प्रकार बना दे रहा हूं। ये लास्ट लेयर है सूर्य का, ये लास्ट लेयर है सूर्य का, इसे कोरोना कहा जाता है, कोरोना कहा जाता है इसे, इस बारे लास्ट वाले मंडल को। ये जो कोरोना है ना, जब वर्णमंडल में गैसों के प्रवाह उड़ते हैं ना बहुत अधिक ऊंचाई तक, तो ये कोरोना को टच कर लेते हैं। मतलब यहां से वर्णमंडल से उड़ेंगे तो कोरोना को टच कर लेते हैं। इस घटना को स्पीक्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये स्पीक्यूल कहां घटना हो रही है? ये वर्णमंडल में हो रही है। क्या कहा जाता है? स्पीक्यूल। कहां? स्पीक्यूल क्या है?
गैसों के प्रवाह काफी तेजी से उड़ रहे हैं, काफी मतलब उठ रहे हैं, तो कोरोना को टच करने लगते हैं, यहां से उठकर इसको टच करते हैं, तो उस घटना को स्पिक्यूल कहा जाता है। ठीक, ये जो वर्णमंडल है साथियों, जैसे जैसे बाहर मतलब वर्णमंडल यहां से मान लीजिए शुरू हो रहा है, जैसे जैसे वर्णमंडल बाहर की ओर जाता है, वर्णमंडल का जो घनत्व है वह कम होता जाता है, लेकिन तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है। क्या समझ रहे हैं आप लोग? मतलब वर्णमंडल में बाहर की ओर आप निकलेंगे, यहां से इधर जाएंगे ना, तो घनत्व कम होता जाएगा, गैसों का घनत्व कम होता जाएगा, लेकिन तापमान में वृद्धि होती जाएगी। इसका मतलब हुआ कि प्रकाश मंडल से वर्णमंडल में तापमान अधिक होता है और घनत्व कम होता है। सिंपल सा मतलब है, क्योंकि बाहर की ओर यहां प्रकाश मंडल है, प्रकाश मंडल से बाहर की ओर घनत्व कम हो रहा है और तापमान बढ़ोतरी हो रही है, तो सीधा सा मतलब है कि प्रकाश मंडल से तापमान अधिक और घनत्व कम होता है। किसमें? वर्णमंडल में। बड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ठीक, अब ये जो तीसरा और लास्ट लेयर है बाहरी लेयर का, वो है कोरोना, ये वाला जिसको ये जो मैंने बनाया मुकुट की तरह। ये कोरोना जो है साथियों, यह कई मिलियन किलोमीटर में फैला हुआ है। माना जाता है कि 10 से 20 लाख किलोमीटर तक यह फैला हुआ है। क्लियर नहीं है ना, क्योंकि भाई गैस है ना, उड़ रहा है खूब तेजी से, दूर तक विस्तार हो रहा है। तो ये जो कोरोना है ना, इसका विस्तार काफी दूर तक है। अब ये कोरोना में लाल रंग की लपटें उठती रहती हैं। कोरोना में क्या उठती रहती हैं? लाल रंग की लपटें। और ये लपटें साथियों अर्च का निर्माण करती हैं। मतलब ना, अगर इसमें से मान लीजिए यहां मैं बना दे रहा हूं, मान लीजिए यहां से लपटें उठ रही हैं, तो कुछ इस प्रकार से आकर फिर इसी कोरोना को टच करती हैं, मिल जाती है कोरोना में। मतलब ऐसे गई और फिर उसी में गिरी, ऐसे गई फिर उसी में गिरी, अर्च का निर्माण कर, चाप का निर्माण करती है। इसे इस घटना को प्रामिनेंस कहा जाता है। ये कहां हो रहा है भैया प्रामिनेंस? ये कोरोना में हो रहा है, प्रामिनेंस। प्रामिनेंस इस घटना को कहा जाता है जब लाल लपटें कोरोना में उठती हैं। ठीक, ये पूरा इसका स्ट्रक्चर था सूर्य के बारे में थोड़ा दिमाग लगा के समझते चलिएगा। सूर्य गैलेक्सी का चक्कर काटता है 25 करोड़ वर्षों में। सूर्य अपने अक्ष पर भी चक्कर काटता है, जिसे सूर्य का परिभ्रमण कहा जाता है। वह 24.47 दिन में काटता है, लगभग 25 दिनों में एक चक्कर। 25 दिनों में सूर्य अपने अक्ष पर भी एक चक्कर काटता है। पूरब से पश्चिम अपने अक्ष पे सूर्य चक्कर काटता है, शुक्र और अरुण की तरह। अभी जब ग्रहों को पढ़ेंगे तो देखेंगे हम लोग। अब जो ये चक्कर काटता है सूर्य अपने अक्ष पे साथियों ना, यह एक समान समय पे नहीं काटता पूरा सूर्य। मतलब क्या है इसका? मतलब ये जो संवहनी मेखला है, विकिरण मेखला है, प्रकाश मंडल है, यह इनका जो चक्कर काटने का समय है ना, वह अलग अलग होता है। क्योंकि गैस टाइप की चीजें है ना, पता चली संवहनी मेखला थोड़ा पहले काट ले रहा है चक्कर अपने अक्ष पे, विकिरण मेखला थोड़ा बाद में काट रहा है। बड़ी इसको समझिएगा कि सूर्य जो है ना, गैस का गोला है पूरा ना, तो ये जब चक्कर काटता है ना, तो ये सब या रात की तरह है ना, कोई आग थोड़ा बाद में काट रहा है तो कोई थोड़ा पहले काट ले रहा है चक्कर। थोड़े थोड़े का अंतर आता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता। लेकिन हाँ, सूर्य के जो जितने लेयर हैं सब एक समय में अपने अक्ष पे चक्कर नहीं काटते। सूर्य का जो भूमध्य रेखी क्षेत्र है, सूर्य का ये जो बीच वाला एरिया है, वह लगभग 24.47 दिन में एक चक्कर पृथ्वी अपने अक्ष पर काट लेता है। सूर्य के अक्षांश भी अलग अलग समय में चक्कर काटते हैं। मतलब कुल मिलाकर
उन सब सारी चीजों को छोड़िए, नहीं ज्यादा ही डिटेल में हो जाएगा। सूर्य का जो अपने अक्ष पे घूर्णन है, वहां ये जो जितने भी लेयर हैं सबका एक समान समय नहीं है। ठीक, अब ये सूर्य, ये जो कोरोना है साथियों, सूर्य से कुछ सौर पौने भी चलती हैं। सौर पौने क्या होती हैं, तो इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। सौर पौने क्या होती हैं? सौर पौने साथियों जब चलती हैं, वर्णमंडल, भाई वर्णमंडल ही सूर्य का वायुमंडल है, तो सूर्य से जब निकलती हैं सौर पौने, तो ये सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है, यहां से ऊर्जा निकलती है। सूर्य से जब ऊर्जा निकलती है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, फोटॉन्स किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें के रूप में जब निकलती हैं ये, तो ये किरणें बाहर की ओर जैसे जैसे बाहर की ओर आती है ना, तो ये किस यहां से चलती है, धीरे धीरे बाहर की ओर आती है, तो कोरोना का ये जो कोरोना है ना, इसका विस्तार कर देती है, मतलब दूर तक फैला देती है। ऊर्जा कहिए, ऊर्जा जो सूर्य से निकलती है कोरोना को दूर तक फैला देती है। यही सौर पौने हैं। सौर पौने में सूर्य का पवन, भाई सूर्य का पवन होगा तो कोई हवा, साधारण हवा तो होगा नहीं, वो ऊर्जा के रूप में ही होगा, कोई नई चीज नहीं है, ऊर्जा के रूप में ही होगा। बस सूर्य की हवा, इसलिए सूर्य पवन कह दिया जा रहा है वहां ऊर्जा ही है, वहां प्रकाश ही, और बहुत हाई टेम्परेचर का प्रकाश। तो जब कोरोना का विस्तार करती हैं सौर पौने ना, और जब ये सौर पौने पृथ्वी की कक्षा के करीब पहुंचती हैं, तो इनकी रफ्तार 400 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। और जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से ये घर्षण करती हैं सौर पौने, और पृथ्वी के आयन मंडल को ह्रास पहुंचाती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं, और पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर एक प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। भाई सौर पौने आ रही हैं, सूर्य से निकली हुई ऊर्जा आ रही है, और पृथ्वी के वायुमंडल से घर्षण कर रही है, जो दोनों ध्रुवों पे जो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड है उनसे टक्कर कर रही है, तो दोनों ध्रुवों पर प्रकाश उत्पन्न होता है, प्रकाश दिखाई देता है, जिसे अरोरा कहा जाता है। जब यह प्रकाश दक्षिण की तरफ दिखाई देता है, मतलब पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देता है, तो उसे कहा जाता है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, दक्षिण की तरफ जब यह प्रकाश दिखाई देता है तो अरोरा ऑस्ट्रालिस कहा जाता है। अरोरा ऑस्ट्रालिस कहा जाता है। जब दक्षिण की तरफ, पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की तरफ जब प्रकाश दिखाई देगा सौर पौनों की वजह से, तो अरोरा ऑस्ट्रालिस कहा जाता है। और यही घटना जब उत्तर की तरफ होती है, उत्तर की तरफ जब यही घटना होती है, तो अरोरा बोरियोलिस कहा जाता है। कहां? जब उत्तर की तरफ घटना होती है यही प्रकाश वाली, तो अरोरा बोरियोलिस कहा जाता है। ठीक, ये रही कहानी सूर्य की, ठीक मोटी मोटा। अब सूर्य का जन्म देखा हम लोगों ने, सूर्य को देखा। अब सूर्य का पतन कैसे होता है, सूर्य का अंत कैसे होगा? तो सूर्य का साथियों कुल उम्र सूर्य का 10 अरब वर्ष माना जाता है। 10 अरब वर्षों में से 4 अरब 70 करोड़ वर्ष सूर्य अपना बिता चुका है समय, मतलब लगभग अपने उम्र का आधा समय काल बिता चुका है। जब सूर्य अपने लास्ट समय की ओर जाएगा, तो सूर्य का जो ये कोर है ना, ये जो सूर्य का कोर है, जहां हाइड्रोजन के परमाणु हीलियम में बदल रहे हैं, ये सारे हाइड्रोजन के परमाणु हीलियम में जब बदल जाएंगे, तो यहां से ऊर्जा आना बंद हो जाएगा।
क्या होना बंद हो जाएगा? ऊर्जा निकलना बंद हो जाएगा। और जब ऊर्जा निकलना बंद हो जाएगा ना, तो सूर्य ये कोर जो है संकुचित हो जाएगा और थोड़ा इसका जो व्यास है कम हो जाएगा, लेकिन जो सूर्य का आकार है वह काफी बड़ा हो जाएगा। सूर्य का टोटल आकार काफी बड़ा होगा, लेकिन एक कोर का आकार छोटा हो जाएगा जब ऊर्जा निकलना बंद हो जाएगा। इस स्थिति को रक्त दानव कहा जाता है, मतलब लाल हो जाएगा पूरा सूर्य। और यहाँ पृथ्वी को, बुध को, शुक्र को लील जाएगा। पृथ्वी भस्म हो चुकी होगी इस समय। धीरे धीरे साथियों इस सूर्य के कोर से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मुक्त हो जाएंगे। मतलब जो नाभिक है सूर्य, जो किसी भी परमाणु का नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को छोड़कर भाग जाएंगे, तो नाभिक ही समाप्त हो जाएगा, तो परमाणु का अस्तित्व ही कहाँ है, रह जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मुक्त हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन गैस की बहुलता हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन गैस रिलीज होगा। इस समय सूर्य व्हाइट डॉर्फ कहा जाएगा, श्वेत वामन कहा जाएगा, एकदम सफेद हो जाएगा। धीरे धीरे सूर्य से बिल्कुल चमक समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे जो चमक थी बिल्कुल समाप्त हो जाएगा चमक, और धीरे धीरे चमक समाप्त होने की घटना आगे बढ़ते बढ़ते यह ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाएगा, काला बौना में बदल जाएगा, और इस प्रकार सूर्य अदृश्य हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसकी भी एक छोटी सी कहानी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चंद्रशेखर सिन्हा के बारे में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर एक भारतीय वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि सूर्य का जो द्रव्यमान है वह 1.44 सौर द्रव्यमान है। ये एक आधार दे दिया, एक मान दे दिया कि सूर्य का द्रव्यमान जो है वह 1.44 है, 1.44 है। अब ये 1.44 से जो द्रव्य, इससे जो द्रव्यमान नीचे होगा जिस तारे का, उसका जो अंत होगा वह तो यही होगा जैसा सूर्य अभी मैंने बताया, इसी प्रकार अंत होगा। लेकिन जो 1.44 द्रव्यमान से 3 गुना तक होंगे उनका अंत कुछ अलग होगा। उनका अंत होगा रक्त दानव बनेंगे, फिर सुपरनोवा विस्फोट होगा और न्यूट्रॉन तारे में बदल जाएंगे। मतलब क्या है, अगर 1.44 से नीचे है तो घटना वही घटेगी जो सूर्य की होगी, लेकिन इससे यदि 3 गुना तक है, 3 गुना तक है, तो वहां तारा क्या होगा, रक्त दानव से क्या बोलते हैं, सुपरनोवा विस्फोट होगा, उसके बाद न्यूट्रॉन तारे में बदल जाएगा। और यही अगर 3 गुना से भी अधिक है, सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना से भी अधिक है, 3 गुना से भी अधिक है, बहुत ज्यादा अधिक है, तो वह तारा रक्त दानव से सुपरनोवा विस्फोट होगा और ब्लैक होल में बदल जाएगा। मतलब जो ब्लैक होल होता है उस तारे का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है। जिस तारे का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होगा वही तारा ब्लैक होल में बदलता है। ठीक, तो ये कहानी रही तारे की। अब अगली क्लास में साथियों हम लोग जब ग्रहों को पढ़ेंगे तो बाकी एक आध जो फैक्ट छूटा होगा उसको मैं उसमें लेता चलूंगा। तो क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। हनुमान जी IAS क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करते चलिए साथियों। उम्मीद है क्लास अच्छा लग रहा होगा। बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बाकी सारी चीज़ और अभी इतना ही सूर्य नहीं है, कुछ और चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें हैं, उनको जब मैं ग्रहों को पढ़ाऊंगा तो वहाँ रिलेट करते सारी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। ठीक, तो स्क्रीनशॉट मारना हो तो मान लीजिए, बाकी कहानी तो मैंने सारी चीज़ें बता ही दी है। तो जय सिया राम।